This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। पानी समवाय फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मोनिका गोयल जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जिंतु भट्टाचार्य जी उपस्थित है, उनका स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट है। हमारे बीच में निशी जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एकुप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबंधित वहां की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमड़ी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारे इस एकुप्रेशर विधा को इतनी ख्याति मिली हुई है, इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज
ट्रिटाइज 8 पर, जो उनका चैप्टर 3 है, तत्व ज्ञान, उस पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। ये किताब है ट्रिटाइज 8 की, और ये उसका चैप्टर 3 है। हम लोगों ने 1 और 2 चैप्टर पर चर्चा किया था, आज हम लोग चैप्टर 3 पर चर्चा करने जा रहे हैं। फ्लोरिजियम ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट, ये इसका थोड़ा सा उल्लेख आपको ट्रिटाइज 1 में कहीं दिया गया है शुरुआत में ही। तो यानी जो चाइनीज हमारे विद्वान थे, जिनको हम लोग दार्शनिक कह सकते हैं, तो उन लोगों ने एक शरीर की एक संरचना के आधार पर और बीमारियों के जो लक्षण दिखाई दिए उनके आधार पर पहचान किया बीमारियों की, और फिर प्रोटोकॉल तैयार किए। अब उसी का इतिहास थोड़ा सा बता रहे हैं कि ये इतिहास है कि डॉक्टर वांग लेटिंग, ये इनको मान रहे हैं जो ट्रेडिशनल चाइनीज एक्यूपंक्चर हमारा सिद्धांत है, ट्रीटमेंट सिस्टम है, उसके ये आधुनिक, थोड़ा सा आधुनिक काल में अधिक महत्वपूर्ण है, और ये उनके जनक माने जा रहे हैं। यानी इन्होंने बहुत परिवर्तन किया, बहुत कुछ प्रोटोकॉल्स तैयार किए, और प्रोटोकॉल्स में कुछ अपना योगदान किया। फिर डॉक्टर मास्टर टुंग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने भी इस पर प्रोटोकॉल्स पर शोध करके कुछ नया अपना कंसेप्ट दिया और प्रोटोकॉल्स बताए। एक डॉक्टर चेंग डेनन, उन्होंने भी इस पर किया था, मॉक्सी बशर, जो हम लोग कहते हैं मॉक्सी करना है, मॉक्सा करना वाले, उस पर उन्होंने कंसेप्ट किया। तो यानी इस पर, लेकिन तब भी शोध तो ऐसी जारी, हमेशा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। तो खेमका सर ने क्या किया? खेमका सर ने जो इस तरह के सिद्धांत थे, इन सबको जो कहीं अलग अलग छितरे हुए थे, उनको अपनी इस किताब में जगह दे दिया। तो वो हम लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक हो गया, और इसीलिए हम खेमका सर को निरंतर याद करते रहते हैं कि उन्होंने जहां कहीं भी शोध ग्रंथ था और कई किताबों में कहीं कहीं लिखा हुआ था, उस चाइनीज सिस्टम में कहीं लिखा हुआ था, कहीं चाइनीज भाषा में लिखा हुआ था, कहीं अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ पाया गया होगा। इन सब के आधार पर हमारी अपनी भाषा में, भारतीय भाषा में उन्होंने एक प्रोटोकॉल का सिस्टम बताया। तो वही पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जो चीन का कंसेप्ट है, जो चीन या नहीं, ये कहीं भी कंसेप्ट मानिएगा कि नॉर्मली इसी तरह के होंगे, या तो प्रीनेटल होगा, आयुर्वेदिक में भी यही कहा, प्रीनेटल यानी ये पूर्व के हमारे प्रारब्ध के आधार पर, ये आनुवांशिक या जन्मजात रोग, जिनको हम कह सकते हैं कि ईश्वरीय, या हम लोग माता पिता से जन्म, या हम लोग कह सकते हैं कि हमारे प्रारब्ध के पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ये प्रीनेटल डिजीजेस है। चाइनीज में इनका उपचार हम लोग करते हैं, अगर करना होता है तो हम लोग करते हैं किडनी पर करते हैं। पोस्टनेटल डिजीजेस, जन्म के बाद की जो रोग, जो हमारे फूड हैबिट्स, यानी हम लोग खाना, पानी, वनस्पतियां, इनका हवा, इन सब को लेने के बाद जो हम जगत में आते हैं और ये सब लेना शुरू कर देते हैं, तो हमारी अब इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको हम लोग पोस्टनेटल डिजीज कहते हैं, यानी जन्म के बाद के रोग, और इसका सूत्रधार हमारा स्टमक और स्प्लीन। तीसरा हमारा उसमें आता है ट्रॉमेटिक डिजीज, कहीं कोई चोट लग गई, अचानक कोई प्रॉब्लम हो गई, और कहीं हमको चोट लग गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं दुर्घटना हो गई, इन सब के आधार पर भी हमारा कोई रोग ग्रसित हो सकते हैं। तो ये 3 तरह के ब्रॉडर आउटलुक है। तो अब इसमें कहा उन्होंने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, यानी जो गैस्ट्रो माने स्टमक, और इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल दोनों को शामिल कर लिया। ये प्रॉब्लम जो होंगी ये पोस्टनेटल डिजीजेस कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बात की, ये आपके हवा, पानी, जल, वायु, इन सब के सेवन के बाद ये हुआ है, और वनस्पतियां इन सबको सेवन किया है, तो इससे रूट ऑफ पोस्टनेटल की इज स्प्लीन एंड स्टमक। जो उसकी जड़ है, जड़ कौन सी है? जब भोजन, हम लोगों ने ट्रिटाइज 7 में पढ़ा है कि जब भी आप कोई बाहर से वनस्पति लेंगे, बाहर जगत से आप वायु लेंगे, बाहर से आप
भोजन लेंगे कोई, तो ये सब भोजन, वनस्पति, जल और वायु, ये सब मिल करके आपको इस पहली जो ऊर्जा बनाएगी वो बनाएगी स्प्लीन, और स्प्लीन इस ऊर्जा को कहाँ भेजेगी? स्प्लीन उस ऊर्जा को हमारे लंग्स में भेजेगी। लंग्स फिर इस पर कुछ एक्शन करेगा, कोई अपनी एनर्जी शामिल करेगा, और उसके बाद फिर वो रक्त, मतलब हार्ट के पास भेजेगा, जिससे रक्त बनेगा। तो ये सिस्टम है। इसीलिए रूट ऑफ पोस्टनेटल, तो अगर प्रीनेटल का रूट का, तो हम लोग मानते हैं कि प्रीनेटल का रूट है हमारा किडनी, और पोस्टनेटल का रूट हमारा है, वो हमारा है स्प्लीन स्टमक। स्प्लीन स्टमक प्रोड्यूस फूड की फ्रॉम द फूड वी ईट विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंक्लूड्स। अब इसमें ट्रैक्ट में क्या है? जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसमें क्या हम बोलते हैं? स्प्लीन है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। इन्हीं में तो भोजन स्टमक में पहले गया, चर्नी हुई, बाद में आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ने उसको किया, और स्प्लीन ने उस ऊर्जा से जो सत जीव, जो उसका भोजन सत था, उससे जाकर ऊर्जा बना करके भिजवा दिया कहाँ? लंग्स। दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसी को जो बात की जा रही है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसी का नाम है। यही एक एरिया है जिसको हम लोग कह रहे हैं। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी मैडम उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। नमस्ते सर। प्रणाम। इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गड़बड़ी होने पर क्या होगा? फूड की और पोस्ट नेटल की दोनों में क्या होगा? कोई मेल नहीं, नेटल की नहीं बन पाती, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। फूड की ठीक से नहीं बन पाएगी और पोस्ट नेटल की नहीं बन पाएगी, क्योंकि वही फूड की ही बाद में पोस्ट नेटल की यही से ऊर्जा बनती है। तो यानी ये बन नहीं पाएगी और हम कमजोरी महसूस करेंगे। तो क्या है, क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं? गैस्ट्रिक पेन, आमाशय में कोई दर्द होगा तो भी प्रॉब्लम है। एब्डोमिनल पेन, इसी वजह से वोमिटिंग, नोजिया, डायरिया, मतलब दस्त, स्प्लीन की डिफिशियंसी हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन, ये भी एलआई की प्रॉब्लम हो जाएगी। फूड स्टेग्नेशन, फूड वहीं पर रुक जाएगा, स्टेग्नेशन में रुक जाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा, ऊर्जा नहीं है। हर चीज को मूवमेंट कराने के लिए ऊर्जा चाहिए, वो यांग हो और चाहे ची हो, जो भी कहना हो कह लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली उसके लिए कोई ना कोई एक मूवमेंट करने के लिए ची चाहिए, ऊर्जा चाहिए। इसको की कह सकते हैं, क्यूआई। गैस्ट्रोप्टोसिस मतलब डाउनवर्ड स्टमक, स्टमक जो है नीचे की ओर लटक गया, जिसको हम लोग कहते हैं कि स्प्लीन की डिफिशियंसी की वजह से। स्प्लीन का डिफिशियंसी नहीं, स्प्लीन की और अधिक, मतलब एक्यूट का क्रॉनिक डिफिशियंसी के रूप में हम कह सकते हैं। तो वहां पर कोलैप्स की स्थिति आ सकती है, तो इसको हम लोग कहते हैं पेट लटक गया। तो ये भी जब आमाशय की स्थान च्युति होगी, ये भी कारण वही होगा, स्प्लीन की डिफिशियंसी होगी। कोई भी ऑर्गन कहीं भी लटक जाए, कोई भी ऑर्गन, स्किन ब्लड अपनी जगह से बाहर निकल जाए, स्किन बाहर निकल जाए, कोई भी ऑर्गन, यूट्रस, कोई भी ऑर्गन, कोई भी एनी ऑर्गन कहीं अपने स्थान से लटक जाए, तो उसके लिए स्प्लीन की डिफिशियंसी है। वो पॉइंट तुरंत लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि स्प्लीन को होल्ड करना है, सारे ऑर्गन्स को अपने स्थान पर रखना है। तो ये फिर गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक। स्टमक में कौन है? जठराग्नि है, आयुर्वेद की भाषा में जठराग्नि है, लेकिन स्टमक में एक साइंस की भाषा में हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसका पीएच 1.2 के आसपास हो जाता है, जिस समय हम लोग अपना खाना उसमें चढ़नी होती है। तो यानी अगर म्यूकस मेम्ब्रेन न हो तो हमारा आमाशय जल जाएगा, स्टमक ही जल जाएगा। अग्नि का एक मूलभूत सिद्धांत है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद के हिसाब से, कि अग्नि अपने ही अधिकरण को, यानी अपना जहां रहती है उसी को जला सकती है। इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में जल है, इसीलिए हमारे पूरे शरीर में जल है, जल का प्रतिशत अधिक है। तो यानी ये प्रॉब्लम कोई होगी, इन्फ्लेमेशन, इसको मॉडर्न साइंस की भाषा में इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। तो गैस्ट्रिक स्पैज्म, आमाशय की ऐंठन होगी, तो भी आमाशय की ऐंठन, ये उसका कारण होगा। आमाशय में कोई अल्सर हो जाएगा। अल्सर इसलिए होगा क्योंकि ये स्टमक, अगर आपको कोई चीज नहीं मिली और आपका म्यूकस मेम्ब्रेन में कहीं पतली झिल्ली पड़ी किन्हीं कारणों से, तो स्टमक इस
इस जो स्टमक की अग्नि है यानी ये HCl है वो बाहर निकलेगा और उसको अल्सराइटिस करेगा। तो अल्सर के 3 जगह पर नॉर्मली होगा। अल्सर का होगा गैस्ट्रिक, स्टमक के आगे और स्टमक के पहले, 3 चीजें, स्टमक के पहले। तो स्टमक के पहले हमारे पास क्या है, हम लोग बताया स्टमक के पहले क्या है, कोई बताना चाहेगा स्टमक के पहले क्या है बॉडी के हिसाब से? इस ट्रैक्ट में स्टमक के पहले कौन सा ऑर्गन है? ये है ना यहाँ पर एसोफेगस। एसोफेगस, यस। तो एसोफेगस में ये इन्फ्लेमेशन ये आपका अल्सर हो सकता है। फिर स्टमक में अल्सर हो सकता है, स्टमक की वजह से अल्सर हो सकता है। और तीसरा हमारे पास अल्सर स्टमक के नीचे क्या है, जहां पर हम लोग जाता है भोजन, नॉर्मली क्या हो वो ड्यूडेनम, ड्यूडेनम हुआ, ठीक है। तो यानी ड्यूडेनम में भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक में हो सकती है और आपका एसोफेगस में। तो ये अल्सर। एंटराइटिस, आंतों का प्रदाह, कोई भी इन्फ्लेमेशन, कोई भी बैक्टीरिया बाहर से आए, कोई भी बाहर से टॉक्सिन आए, उनका जो भी होगा इन्फ्लेमेशन होगा, उसको कहा जाएगा एंटराइटिस। डिसेंट्री, आंख फाड़ा, ये भी सारे उसके कोई ना कोई इन्फेक्शन है। और ये पैरासिटोसिस, परजीवी आ जाते हैं कहीं ब्लड में किसी तरफ से इनके। अब ये परजीवी आपके खून पर आधारित होते हैं और उन्हीं को वही भोजन उनका होता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपके खून पीते हैं। इनडाइजेशन, अपच। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज का उपचार समय पर ठीक कर दिया जाए तो आराम मिल जाएगा। आपकी जब आराम मिलेगा, आराम का मतलब ये है कि फूड की आपकी सम्यक रूप से चलने लगेगी, मूवमेंट उसका होने लगेगा। और जैसे ही आपका फूड की मूवमेंट हो गई तो हमेशा याद रखिए, जीवन चलने का नाम, कोई भी जीवन चलता है तभी जीवन है। उसी तरह कोई भी एनर्जी चलेगी, मूवमेंट रहेगी, बाधित नहीं होगी, तो जीवन को अच्छे जीवन का संकेत देगी, संदेश देगी। तो शरीर का सम्यक पोषण होगा, यानी न्यूट्रिशन मिलने लगेगा और आपकी कमजोरी ठीक हो जाएगी। ये दिस इज द कंसेप्ट। तो आप ये देखिए, ओल्ड 10 पॉइंट ट्रीटमेंट फार्मूला है, ये देखिएगा। ये ओल्ड 10 पॉइंट ट्रीटमेंट फार्मूला हम लोगों को याद रखना चाहिए कि कभी भी इसमें लिखा हुआ कि इसको आत्मसात कर लेना चाहिए। 50% रोग पाचन की तकलीफ से संबंध रखते हैं। स्टमक में अग्नि बड़ी, देखिए इतनी बीमारियां आम हो रही है, डिसेंट्री हो रही है, पैरासाइट है, इंडाइजेशन है, अल्सराइटिस है, इतने भी सब जितने आप 8-10 आपको मिले, तो यानी 50% रोग करें इनकी पाचन की तकलीफ से, पूरे रोगों की बात कर रहे हैं, ओवरऑल स्टडी कर रहे हैं कि 50% रोग पाचन की तकलीफ संबंध रखते हैं। अभी किसी और थेरेपी में आप चले जाएं तो हो सकता है वो कहें कि 80% पाचन की तकलीफ से संबंध रखते हैं, 80% रोग पाचन की तकलीफ से होते हैं। अगर पाचन की तकलीफ न हो तो 80% रोग न होंगे, ये जैसे नेचुरोपैथी वगैरह में कहा जाता है। एनीवे, तो हम लोग 50% लेके चल रहे हैं, तो 50% को रोगों का हम लोग इससे इलाज कर सकते हैं। अब देखिएगा ओल्ड 10 पॉइंट ट्रीटमेंट, इसमें देखिए कितना ये है, ये ट्रीटमेंट उपचार क्या है, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का उपचार है। CV12 कितना बढ़िया पॉइंट है। CV12 हम लोग जानते हैं क्या है, स्टमक का क्या है, स्टमक का फ्रंट बैक शू पॉइंट, फ्रंट शू पॉइंट है, फ्रंट शू पॉइंट, फ्रंट शू पॉइंट। बैक शू तो हमेशा यूरिन में होगा, फ्रंट शू पॉइंट है CV12। ST36 होम्योस्टैटिक पॉइंट है। और ST36 का वैसे क्या रोल है, ये उसमें पांच उसमें आता है। होम्योस्टैटिस पॉइंट भी है सर, कंट्रावेक्शन के लिए। हाँ नहीं, होम्योस्टैटिक पॉइंट है, इसके अलावा ये इसका और जो 5 पॉइंट कहलाते हैं किसी के, उसमें सर डिजिटल पॉइंट भी है लोअर पार्ट का। हाँ, डिजिटल पॉइंट है और 5 उसमें ये ST36 ह्यूमिडिटी वाले पॉइंट नहीं होगा, ह्यूमिड वाला अर्थ पॉइंट नहीं होगा, अर्थ पॉइंट भी होगा शायद ये, दिस इज अर्थ पॉइंट ऑफ स्टमक शायद,
देखिएगा, अर्थ पॉइंट है, ठीक। P6, अब देखिए देखिए जहां जहां LNR लिखा हुआ है वहां LNR यूज होती है, मतलब लेफ्ट राइट दोनों। तो ST36 को लेफ्ट राइट यूज करना है, CV12 बीच में होगी तो नेचुरली एक ही जगह आए, कोई दिक्कत कहीं लगाइए। P6 LNR, CV13 किसका पॉइंट है? CV10 किसका पॉइंट है? अब मैं बता रहा हूं, चलिए। CV देखिए नीचे CV कहां से चली है? नीचे से ऊपर चल रही है, बोलिए, ये तो बोलिए हाँ, ये हाँ नहीं होगा इसमें, नीचे से ऊपर जा रही है CV। कंसेप्शन वेसल मेरिडियन है, तो कहां से जा रही है? नीचे से जा रही है, ऊपर से जा रही है? इतने सीनियर लोग बैठे हुए हैं, अब इसमें प्रॉब्लम होगी कि सी कंसेप्शन वेसल मेरिडियन कहां से शुरू होती है, कहां नीचे शुरू होता है ऊपर खत्म, नीचे से शुरू। बस यही है। तो CV मेरिडियन, CV टन पहले आएगा, फिर CV12 आएगा, फिर CV13 आएगा, यही तो ऐसा होगा। जी जी। तो CV10 से लेकर CV13 तक का जो एरिया है वो स्टमक का एरिया है। तो स्टमक के 3 पॉइंट हो गए, एक CV12, स्टमक के 3 पार्ट, एक ऊपर का पार्ट, एक मध्य का पार्ट और एक नीचे का पार्ट। तो ऊपर का पार्ट के लिए कौन हो गए? CV13, नीचे के भाग के लिए हो गए CV10 और बीच के भाग के लिए CV12। इसीलिए CV12 को महत्वपूर्ण माना गया है, याद करिए। नीचे जो बीच का एरिया है वो हमारा बॉडी पार्ट माना जाता है ना, स्टमक का, ठीक। तो अब चलिए, तो देखिए CV13, CV10 और CV12 3 पॉइंट हो गए। स्टमक का पॉइंट ST36 भी है। पेरिकार्डियम 6 किसका पॉइंट है चेस्ट में? बोलिए, पेरिकार्डियम 6 जो है डिस्टल पॉइंट किसी का है? डिस्टल पॉइंट नहीं है? आप लोग देखिए सेमेस्टर 1 मत भूलिए। पेरिकार्डियम 6 पहला आता है LI4, सर दूसरा आता है ऊपर चेस्ट दूसरा के आता रीजन का डिजिटल पॉइंट है। हाँ, दूसरा चेस्ट रीजन का P6, तीसरा आता है ST36 और चौथा आता है SP स्प्लीन का पॉइंट, चौथा पॉइंट फ्रंट में, और फ्रंट और बैक के दोनों के लिए जरूरी है, वो है स्प्लीन का 6 पॉइंट। 4 डिस्टल पॉइंट हुए, ठीक है। तो मेन 4 हुए। पीछे के लिए LU7 हो गया और उसके साथ साथ फिर UB54 हो गया और नीचे के लिए SP6 हो गया। तो SP6 आगे और पीछे दोनों के पार्ट के लिए जिम्मेदार पॉइंट है, इसलिए SP6 की उपयोगिता बहुत अधिक है। ST25 किसी का बैक शू फ्रंट शू पॉइंट है, याद करिए। LI का है? LI का क्या फ्रंट शू पॉइंट कौन सा है? LI लार्ज इंटेस्टाइन का ST25 है, उसी का होगा ST25, ठीक है। तो अब CV6 हमारा क्या है? ऊर्जा का सागर है। इतने पॉइंट क्यों लगाने हैं? 10 पॉइंट फॉर्मूला देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पॉइंट आ रहे हैं कि नहीं? देखिए, बताइए आप लोग, ऐसे बता, देखिए इंटरेक्ट करेंगे तो अधिक समझ में आएगा। ये तो ये वाला समझना है जो आप लोग कह रहे हैं कि भाई उसका ट्रीटमेंट फार्मूला कैसे तय करें। ये देखिए फार्मूला लिखा हुआ है इसमें, ये 10 पॉइंट है टोटल, नहीं, इन सबको टोन करना है। ये सारे टोन होंगे। शांत मत बैठिए। देखिए जिनको जो आता हो, अनिल शर्मा मैडम, गरिमा बिष्ट जी, मोनिका गोयल मैडम, रीता गांधी मैडम, जिसको, श्रवण कुमार जी, जिनको आता है, श्रवण कुमार जी का स्वागत है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है। तो जो भी जिसको आता हो वो उसमें इंटरेक्ट जरूर करेगा, सो दैट ये हम लोग फार्मूला को के आधार पर हम लोगों को ट्रीटमेंट करना है, यानी समझना है कि हमारा ये ट्रीटमेंट का पैटर्न आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पे होगा। तो कह रहे हैं कि ये हमारा 10 पॉइंट का फार्मूला है। ST25 के दोनों पॉइंट, CV6 का 1 पॉइंट, CV10 का 1 पॉइंट, CV13 का 1 पॉइंट, CV12 का 1 पॉइंट, ST36 के दोनों पॉइंट और पेरिकार्डियम के LNR दोनों पॉइंट, यानी 3 केवल है ऑर्गन, 3 वो पॉइंट है, ST36, P6 और ST25, 3 के हमारे पास दोनों पॉइंट है और सबके CV12 13 10 CV6 ऊर्जा का सागर है, CV10 जो है
स्टमक का जो है लोअर पार्ट का है, CV13 स्टमक का अपर पार्ट का है, CV12 स्टमक का बीच का पार्ट का है। इन सब के आधार पर हम लोगों को ये इट नरिशेस स्टमक एंड स्प्लीन। अब देखिए, चलिए अब आगे इसको यही पढ़ना है कि बहुत बढ़िया। इन दिस फार्मूला CV12 ST36 आर रूलिंग पॉइंट्स एंड अदर पॉइंट्स आर ऑक्सिलरी पॉइंट्स। बस नोट कर लीजिए, ये यही चीज जो उन्होंने कहा उसको नोट कर लीजिए। कह रहे CV12 और ST36 दोनों स्टमक के पॉइंट है, एक फ्रंट शू पॉइंट है और एक उसका फ्रंट शू पॉइंट है और दूसरा उसका चाहे डिस्टल पॉइंट मान लीजिए और चाहे उसका मान लीजिए ह्यूमिडिटी पॉइंट यानी अर्थ पॉइंट। ठीक, these are ruling points and other points are auxiliary points. It is also called the meeting point of LI, SI, CV stomach meridian. It's also meeting point of, देखिए अब ये जो कह रहे हैं इसी को समझना है कि ये LI क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कह रहे हैं कि ये LI, SI, CV और स्टमक मेरिडियन के मीटिंग पॉइंट है, यानी यहां पर सब कहीं ना कहीं मिल रहे हैं इतने। तो LI पर असर पड़ेगा, SI पर असर पड़ेगा, कंसेप्शन वेसल पर असर पड़ेगा और स्टमक पर असर पड़ेगा, सब पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इस इसे आमाशय का मध्य द्वार भी कहते हैं। क्यों CV12? हम लोगों ने भी बताया CV10 नीचे, CV13 ऊपर है, तो आमाशय का मध्य द्वार हुआ। भोजन को पचाने में CV12 की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि पाचन संबंधी कोई भी तकलीफ हो, CV12 पर उपचार देना है। CV12 भोजन को पचाकर फंडस और बॉडी ऑफ स्टमक से पाइलोरस में भेजता है। ठीक है, यही बॉडी ऑफ स्टमक बात कर रहे थे। CV12 आप पढ़िएगा, ये ट्रिटाइज 6 में है, ये पूरा और डिटेल में इसको दिया हुआ है। मीटिंग पॉइंट क्या? अब मीटिंग पॉइंट हम लोग कह रहे थे, मीटिंग पॉइंट समझ ले। मीटिंग पॉइंट वो स्थान होता है जहां पर जीवन सत्व, द लाइफ एसेंस की एकत्र होकर मिलती है, जिसको हम एसेंस कह रहे हैं, जो अदृश्य है, जो ऊर्जा को चला रही है, जो लाइफ एसेंस पार्ट है, जीवन सत्व के रूप में है, वो स्थान है कि यहीं पर आकर के एकत्र मिलेगी। यानी इन सब चीजों को LI को मिलेगी, SI को मिलेगी, CV को मिलेगी, स्टमक को मिलेगी। कहां पर मिलेगी? CV12 ST36 पर। जीवन सत्व से ही जीवन चलता है। नेचुरली ये कहनी बात नहीं है, चाइनीज कंसेप्ट में जीवन सत्व का है। LI, SI, CV, स्टमक, इन चारों मेरिडियन का जीवन सत्व CV12 पर एकत्र होकर मिलता है। तो यानी CV12 इसलिए अधिक पॉइंट महत्वपूर्ण हो गया कि यदि CV12 पर एकत्र होकर इन सबको मिलेगा, तो CV12 पे जब आप कोई चीज को सिलेक्ट कर देते हो तो वो ऊपर से नीचे को मार्ग में ऊपर क्या करता है, भोजन को नीचे की ओर भेजना शुरू कर देता है। अतः CV12 LI, SI, CV और स्टमक इन चारों को जीवन सत्व प्रदान करेगा और उनकी कार्य प्रणाली को सुधारता है, उनका फंक्शन को सुधारते। CV12 मिडिल वार्मर में की कार्य प्रणाली को रेगुलेट करेगा। हम लोग वार्मर की बात हम लोग कर रहे हैं। मिडिल वार्मर का कंट्रोलर में कौन होगा? स्प्लीन, स्टमक, वही तो है मिडिल वार्मर में। तो दोनों में मिडिल वार्मर में की कार्य प्रणाली को रेगुलेट करेगा। रेगुलेट माने इधर उधर दोनों तरफ, और रेक्टिफाई करेगा, कोई सुधार होगा तो सुधार भी करेगा। ये भोजन के मार्गोल्लंघन के कारण होने वाली मिचली वमन हिचकी को ठीक करेगा। ये रेक्टिफिकेशन का अर्थ होता है सुधार। रेगुलेट माने होता है विनिमय, मतलब नियम माने उधर से उधर, मतलब कहीं यहाँ कहीं। रेक्टिफाई माने कोई गलती हो गई हो, कोई कमी हो गई हो तो इसको ठीक कर देगा। तो मिचली आ रही हो, उल्टा हो रहा है, ऊपर जा रही ऊर्जा, क्यों? ऊर्जा नहीं जानी चाहिए, स्टमक की ऊर्जा नीचे जानी चाहिए। तो स्टमक की ऊर्जा ऊपर जा रही है, मिचली आ रही है, वमन हो रहा है, हिचकी आ रही है, तो उसको ठीक कर देगा। और भी भोजन के पाचन पथ में सही मार्ग से उपयुक्त रूप से प्रवाहित करते रहने का महत्वपूर्ण कार्य करेगा। CV12 इज अलार्म पॉइंट ऑफ स्टमक। अलार्म पॉइंट माने फ्रंट शू पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब ST36 की महत्व, ST36 ही शी पॉइंट ऑफ स्टमक है। दिस ट्रीट्स हंड्रेड्स ऑफ डिजीज इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ अफेक्शन ऑफ स्टमक एंड स्प्लीन। स्टमक और स्प्लीन की कोई भी
मतलब सैकड़ों टाइप के, हंड्रेड्स ऑफ डिजीज को ये ठीक करता है। इट टोनिफाइज द स्प्लीन, इस स्प्लीन को टोनिफाई कर रहा है स्टमक का पॉइंट, स्प्लीन को टोनिफाई करेगा एंड रेगुलेट्स द स्टमक, और स्टमक को रेगुलेट करेगा। इट ट्रीट्स डिजीज ऑफ 6 बॉवेल्स, 400 ऑफ डिजीज, डू नॉट फॉरगेट, फॉर 100 ऑफ डिजीज डू नॉट फॉरगेट ST36, ST36 को मत हमेशा याद रखिए, भूलिए नहीं। इट ट्रीट्स डिजीज ऑफ द 6 बॉवेल्स, बॉवेल्स की जो बात कर रहे हैं वो। चलिए सी क्यों कहा, कह रहे हैं सी इज द प्लेस वेयर हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स ज्वाइन, इसलिए कह रहे हैं ही सी पॉइंट कह रहे हैं। ST36 सी पॉइंट, 6 bowels that is stomach, large intestine, small intestine, gallbladder, urinary bladder और ट्रिपल वार्मर। तो कहा स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन 3 हो गए, गॉलब्लैडर, यूबी और ट्रिपल वार्मर। तो 6 बॉवेल्स की बात वो कर रहे हैं, तो वो उस बॉवेल्स को उन्होंने बताया कि ये कौन से हैं। तो उन्होंने कहा भाई स्टमक है खुद, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, गॉलब्लैडर ऊपर से आ रहे हैं, याद करिए गॉलब्लैडर से ऊपर से ऊर्जा कोई आ रही ना, कोई बाइल जूस आ रहा है जो हमको स्टमक में मिलेगा, कहीं लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डुडेनम में मिलेगा। यूबी, यूबी का रोल ये है कि इन्हीं से सब जो भोजन होगा तो अंत में यूबी में वो चला जाएगा और एनर्जी मिलेगी और अंत में यूरिन निकल जाएगा। ट्रिपल वार्मर, ट्रिपल वार्मर लोअर, पूरे ऊपर नीचे तीनों का कंट्रोलर है, कंट्रोलर नहीं इसको कहना चाहिए, एक शब्द आता है, क्या है ये गर्मा मैडम, अरे गर्मा बिष्ट मैडम, क्या नाम है इसका, शादी ब्याह में जो होता है, इवेंट मैनेजर, यस इवेंट मैनेजर, ठीक है। तो ये इवेंट मैनेजर है, क्लियर। तो इवेंट मैनेजर इसलिए इन सब इनके लिए कहा कि इट ट्रीट्स डिजीजेस ऑफ द 6 बॉवेल्स, ST36 इसलिए महत्वपूर्ण है। तो CV12 और ST36 2 पॉइंट इतने महत्वपूर्ण हैं, हमेशा याद रखिए। CV12 एंड ST36 टुगेदर रूलिंग पॉइंट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है। अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पे हो तो केवल आप CV12 और ST36 पर केवल आप मेथी लगा देंगे तो भी बहुत सी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ये दोनों बिंदु मिलकर संपूर्ण पाचन पथ की अधिकांश बीमारियों का उपचार कर सकते हैं। दोनों बिंदु संपूर्ण पाचन पथ की अधिकांश बीमारियों का उपचार, अतः पाचन पथ की कोई भी गड़बड़ी हो तो उपचारकों को CV12 ST36 पर अवश्य उपचार देना चाहिए। एक एक पॉइंट पर समीक्षा कर रहे हैं, देखिए यही वो है। अब ये आपका जो उपचार का ट्रीटमेंट आप समझ रहे हैं वही है। CV13 आमाशय का ऊपरी द्वार है, ये बिंदु भोजन और पेय पदार्थ के अन्न नली से आमाशय में जाने के द्वार का नियंत्रण करता है। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था या कार्डिया, कार्डिया पढ़ा है ना हम लोग, कार्डियक पार्ट, बोलिए। जी सर, जी सर। कार्डियक पार्ट माने होता है, कार्डिया माने, कार्डियक माने में होता है हम नॉर्मली हार्ट, हम लोग हार्ट कहते हैं तो यानी अब कहीं आता है कि कार्डिया पार्ट क्या है तो लोग कभी कभी लिख देते हैं कि ये हार्ट का। सर स्टमक का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उठा हुआ, एग्जैक्टली हाँ। तो यानी कार्डिया को इसलिए कहा गया है क्योंकि वो हार्ट के पास होता है, इसलिए कार्डियक पार्ट है। स्टमक का पार्ट तो यानी स्टमक का पार्ट तो है लेकिन हार्ट के बगल में है, पास में है, इसलिए उसको कार्डिया पार्ट कह दिया गया। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भाई कार्डिया पार्ट कैसे संबंधित है, तो कभी कभी गलती से लोग लिख देते हैं कि ये हार्ट का पार्ट, लेकिन वो है स्टमक का पार्ट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये ऊपरी द्वार है, तो जैसे आपका ऊपर से आया तो एक वहां पर कोई द्वार होगा ना, जो भोजन आया ऊपर नहीं जा रहा है जाना उसको, तो वो द्वार जो है वही उसी द्वार का रक्षा करता है, ठीक। ये बिंदु भोजन पेय पदार्थ के अन्नली से आमाशय में जाने के द्वार का नियंत्रक है। अतः जब भोजन और द्रव्य आमाशय में न जाकर अन्नली में अवरुद्ध हो जाए, यानी ऊपर की ओर जाने लगे, तो CV13 पर उपचार दीजिए, तो आमाशय का द्वार खुलकर भोजन आगे आमाशय में प्रवेश कर जाएगा। अगर ऊपर की ओर जाने लगे तो CV13 को सिडेट कर दीजिए, सो दैट इट शुड गो टू CV12 एंड देन CV10 एंड देन ड्यूडेनम, ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आता चला जाए। CV10 क्या है, आमाशय का निचला द्वार है। आमाशय से पचा भोजन, पाइलोरस एक द्वार है, पाइलोरस में एक द्वार है, तो
से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जाता है। ये बिंदु पाइलोरस और ड्यूडेनम के बीच के द्वार का नियंत्रक है। वहां बैठा हुआ ये पॉइंट उस बिंदु को नियंत्रित कर रहा है। ये कौन सा बिंदु को? जो बिंदु हमारा द्वार के रूप में है। कौन सा द्वार है? पाइलोरस और ड्यूडेनम जैसे आता है, तो ड्यूडेनम पाइलोरस लास्ट पॉइंट है स्टमक का और ड्यूडेनम पहला पार्ट है। तो बहुत तेजी से आकर के वो बहुत तरल सॉलिड तरल, मतलब काफी तरल सॉलिड तरल के रूप में आएगा और उसका प्रभाव बहुत तेज होगा और उसका पीएच 1.2 होगा, हाईली एसिडिक। तो ये ड्यूडेनम के उस द्वार का नियंत्रक CV10 है। अब भोजन पाइलोरस में अवरुद्ध हो जाए, ना निकल रहा हो, तो CV10 पर उपचार दे दीजिए, तो भोजन आगे ड्यूडेनम में चला जाएगा। CV10 को सिलेक्ट कर दीजिए so that it move. CV10 warms and frees the flow of the stomach and intestines. It boosts the key and corrects the counter flow. ये मार्गोलंघन जो ऊपर की ओर जा रहा था उसको ये ठीक कर देगा और ये क्या करेगा? की को आगे बढ़ा देगा। की को बूस्ट, एनर्जी को बढ़ाएगा और एनर्जी क्या करेगी? इस पूरे भोजन को आगे की ओर चले जाएगी। आगे क्या है? आगे ड्यूडेनम है। CV6 क्या करेगा? की का सागर कहते हैं सी ऑफ की। जब की सिंक करने लगी तो व्यक्ति को हार्निया होगा, पाइल्स होगा, वेरिकोज वेन्स होगा, गैस्ट्रोप्टिस होगा, गैस्ट्रोप्टोसिस हो जाएगा, यानी आमाशय निकल जाएगा, नीचे उतर जाएगा। हार्निया देखिए, की सिंक कर रही है, कौन रही है? स्प्लीन की सिंक करेगी तो हार्निया हो जाएगा, पाइल्स, वेरिकोज वेन्स सब हो जाएगा। ऐसे में की को टोन और रेज करना होता है। नोट कर लीजिए इसी पॉइंट को, ये आप छोटे छोटे पॉइंट है जो नोट करिए। जैसे स्प्लीन की डिफिशियंसी होगी तो नॉर्मल चीजें होंगी, उसमें भी स्प्लीन के 3 पॉइंट और स्टमक के 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब SP3, SP6 और इन दोनों का कोई बैकशो पॉइंट होगा, वो होगा UB 20 और 21 में से 2 होगा। 20 होगा, 21 स्टमक का हो जाएगा। तो UB 20 और SP3 देखिए, अगर वेरिकोज वेन्स है, पहले छोड़ दीजिए, पहले उसका उपचार समझ लीजिए। हार्निया हुई है, अभी हमको स्प्लीन डिफिशियंसी हम पॉइंट कर रहे हैं, पहले तो स्प्लीन की डिफिशियंसी लगाइए, तब उसको क्या करिए? यहाँ लिखा हुआ की सिंक कर रही है, की सिंकिंग है, इसलिए हार्निया हो गया, पाइल्स हो गया, वेरिकोज वेन्स हो गया है और गैस्ट्रोप्टोसिस हो गया है। यानी इस, और यही नहीं, स्किन भी उतर रही है, स्किन नीचे ढुलक रही है, तो भी यही पॉइंट है। तो उसके लिए क्या होगा? स्टमक के देखिए, हम लोग स्टमक के 3 पॉइंट पढ़े, CV12, ST36, 2 तो पॉइंट हम लोग जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट क्या होगा? बैकशू पॉइंट UB 21। अगर उसकी बात आएगी स्प्लीन की, तो स्प्लीन के SP3, SP6 और UB 20, तो ये 6 पॉइंट, 3 6, ये 6 पॉइंट आपने लगा दिया। इससे क्या होगा? स्प्लीन की डिफिशियंसी ठीक हो गई। अब कह रहा है कि ऐसे में की को टोन कर लिया, टोन तो हमने कर लिया भाई, स्प्लीन को टोन कर दिया। अब हमको रेज करना है। रेज माने क्या होता है? बताइए आप लोग, कोई बताए व्हाट इज मीनिंग बाय रेजिंग? सर बढ़ाना है उसे और बढ़ाना। रेज करना में नीचे जा रही है, तो जैसे कोई आदमी कुएं में कूद रहा हो, कुएं में कूद गया, गिर रहा हो, तो आप उसको और ताकत लगा के उठाइए। टोन करना तो नॉर्मल टोन करना है भाई, ठीक है, बढ़ा दिया। ये कह रहा ना रेज करिए, अब इतनी गिर चुकी है नीचे, इसको बहुत सहायता की आवश्यकता है, तो उस तरह आपको इसको रेज करना है। कौन करेगा? CV6 और CV12 मिलकर करते हैं। CV12 तो हम लोग लगा ही रहे हैं, याद करिए। CV6 और लगाना पड़ेगा, याद करिए ना, यही पॉइंट लगानी, यही से। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि स्प्लीन के और स्टमक के 3 पॉइंट लगा दिए। अब हमको CV6 भी लगाना है, हमको एक और पॉइंट लगाना है, याद करिए। सबसे बड़ा एनर्जी का पॉइंट कौन है? सबसे बड़ा एनर्जी का पॉइंट यांग में यांग होगा, कौन होगा बोलिए? यांग, सबसे बड़ा यांग कौन है? सबसे बड़ा यांग कौन है? सबसे बड़ी यांग कौन है भाई? अरे ये तो बिल्कुल 12 मेरिडियन में सबसे बड़ा यांग मेरिडियन कौन है? सबसे बड़ी इन मेरिडियन कौन है? सर यांग UB है? UB नहीं, सबसे बड़ा यांग 12 मेरिडियन, 14 मेरिडियन है आपके पास। CV और कंसेप्शन वेसल्स और गवर्निंग वेसल्स। यस बस
यही वही जो कंट्रोलर है सबकी, वही तो बड़ा होगा। हमारा जो आपका चीफ होगा वही तो होगा। जेपी के बाद साहब बैठे हुए हैं तो वही तो चीफ है, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। तो वही है गवर्निंग वेसल, यंग ऑर्गन का सबसे बड़ा कंट्रोलर है, और इनका सब कंट्रोलर है कंसेप्शन वेसल। वहां पर एक यांग में यांग है जो 100 बीमारी का एक इलाज कहलाता है, उसका नाम कुछ है, पॉइंट का नाम गवर्निंग वेसल है। गवर्निंग वेसल गवर्निंग वेसल 4 GB4 वो तो किडनी पॉइंट है, 100 बीमारी का एक इलाज के नाम से मशहूर है। अरे यांग है तो कहाँ होगा? यांग सबसे ऊपर, यांग बताइए कहाँ पर होगा? यांग है तो ऊपर होगा ना। GB20 हाँ यस, ऐसे ऐसे देखिए, कुछ तो व्यवहारिकता के हिसाब से कि कहाँ होगा, तो यांग है तो यांग यांग बैठा होगा, सर में बैठा होगा। तो जीवी गवर्निंग वैसे 20 पॉइंट, तो 1 पॉइंट वो हो गया। लेकिन 20 का उपचार उनमें नहीं करना है जिनमें हाई बीपी हो, वहां टोन नहीं कर सकते। याद करिए, याद है ना ये फार्मूला? यस सर, वहां से एनर्जी डायरेक्ट आती है ना बॉडी में, तो उसे टोन नहीं करना। तो वहां पर आपको केवल मेथी लगा देना है अगर एचबीपी हो। ये एचबीपी वो नहीं जान रहा ना एचबीपी, तो अगर CV6 लगा देंगे और GB20 लगा देंगे, और एक पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण आपको मिलेगा, वो है UB35। कभी नोट कर लीजिए, टेटाइस 7 में कहीं दिया है, उसी चैप्टर में दिया हुआ, की वाले चैप्टर में दिया है UB35। तो 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। एक पॉइंट वैसे और भी महत्वपूर्ण है, दैट इज गवर्निंग वेसल 1 पॉइंट। 1 और 20 ऊपर नीचे है, बिल्कुल नीचे ऊपर, दोनों एक दूसरे कंट्रोल कर। GB1 कहां पर होगा आपका? बिल्कुल कोसिक्स पे GB1 होगा। तो GB, अब देखिए क्या हो गया, हम लोग का SP3, SP6, UB20, ये स्पिन के पॉइंट हो गए। स्टमक के पॉइंट CV12, ST36 और UB21, ये स्टमक के पॉइंट हो गए, वो स्पिन के पॉइंट हो गए। अब बचे हम लोग 3 पॉइंट और कर रहे हैं। हम लोग का CV6 ऊर्जा का सागर, हम लोग कह रहे हैं GB20 ऊर्जा का सागर, सबसे बड़ा यांग का वो गवर्निंग वेसल 20, और हम कह रहे हैं गवर्निंग वेसल का 1 पॉइंट, और अगर हो सके तो UB35 लगा लीजिए। आपके टोन के साथ रेज भी हो गई, आप इससे उपचार कर लीजिए और 2 महीने कर लीजिए, हो सकता है हार्निया फाइल्स दोनों ठीक हो जाए। ठीक है, और जब करने लगिए तो बस जो भी आपके आराध्य हो उनको प्रणाम करिए और कहिए कि हमारे हाथों में यश दीजिए कि जो भी हम लगाएं, जिस पर भी लगाएं, जिस पर हम लगाएं उसको जल्दी ठीक हो जाए। तो कोई पॉइंट कभी CV6 कहीं इधर उधर हो जाएगा तो भी घबराएंगे नहीं, और वो आपको सहायता करेगा। ठीक है, तो CV6 पर उपचार देने से जन्मजात ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊर्जा प्रवाह पुनः स्थापित होता है। नाउ कम टू ST25। इट इज द लार्ज पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। हम बार बार आप लोगों को एक बात मतलब बोलते रहते हैं, उसका आशय ये है कि जैसे ही जब भी कभी ट्रीटमेंट आप करेंगे, सो सद्भावना से नहीं करेंगे तो पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है, वो नहीं ट्रांसफर होगी। इसलिए जो पॉइंट आप लगा भी रहे हैं उनका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। मैं बार बार इस बार को इशारा करता हूं, सहायता तब अधिक लगती है किसी को जब अच्छी भावना से किया जाता है। आप किसी गरीब को भोजन खिला रहे हो और ये कह रहे हो कि आ गया, हमको अपना खाना देना पड़ा, तो बेकार हो जाएगा, उसको नहीं, उसको फलेगा नहीं। जब आप ये कहेंगे, ना आपको फलेगा ना उसको फलेगा, जब आप ये कहेंगे कि ये आ गया, हमारे अतिथि के रूप में है, इसने हमको अवसर दिया कि हम भोजन इसको दे पा रहे हैं, ईश्वर ने हमको दिया, सक्षम बनाया, उसी का काम है कि हमारे हाथों से इसको मिल रहा है, तो वो भोजन उस पर असर करेगा, वो भोजन आप पर असर करेगा। इसको नहीं छोड़िएगा कभी। जब भी कभी ट्रीटमेंट करिए, खराब भावना हो मत करिए, रुक जाइए, उस समय 2 घड़ी बात कर दीजिए, लेकिन अच्छी भावना से आप करेंगे, उस पर तुरंत लागू हो जाएगा। गलत पॉइंट लगा देंगे तो भी कह रहा हूं, नोट कर लीजिएगा इसको, तो भी भावना अच्छी हो, पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं होता,
लेकिन अगर पॉइंट आपने बढ़िया लगाया, भावना खराब है, असर नहीं करेगा। इसलिए बार बार शुद्धता की बात करता हूं हमेशा। कोई भी थेरेपी हो, जैसे ही अहंकार आपके पास आए उसमें मत पॉइंट लगाइए कि आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं ना। ईश्वर करा रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप निमित्त मात्र हैं। अपने को ये मानेंगे तभी आप ट्रीटमेंट में सफल होंगे। चाहे जितने बड़े हों, चाहे जितने बड़े ज्ञानी हों, चाहे जितने बड़े प्रोफेसर हों, आप कुछ भी हों, नम्रता आपका आभूषण होना चाहिए। अहंकार आपके पास नहीं होना चाहिए। जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। पैसा ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जन कल्याण की भावना मूल में होनी चाहिए। जब जन कल्याण की भावना मूल में नहीं होगी, केवल पैसे की भावना होगी, आपकी ट्रीटमेंट नहीं ठीक होगी। चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, थेरेपी नीचे जाएगी, आप भी नीचे जाएंगे। थेरेपी नीचे जाएगी तो आप भी नीचे जाएंगे। ठीक, एनीवे, इसीलिए कह रहा हूँ ST25 इट इज अलार्म पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है? अलार्म पॉइंट है। अलार्म पॉइंट माने सूचना दे रहा है। ये है इसको हम लोग कहते हैं बैक शू पॉइंट, ये फ्रंट शू पॉइंट है। इसे आमाशय और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच की सड़क कहा जाता है। ये नोट कर लीजिए, इट इज रोड। कौन सा है? आमाशय और लार्ज इंटेस्टाइन रोड है। यहां से इसमें ST25 में एक रोड बना दी गई है, होगी लार्ज इंटेस्टाइन तक जाएगी। इस मार्ग में पाइलोरस मिलेगा, एसेंडिंग कोलोन मिलेगा, सब मिलेंगे। तो कहीं भी इसमें क्या मिलेगा? एसेंडिंग, पहले देखिए, ये आपका पाइलोरस मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा? ड्यूडेनम मिलेगा, फिर जेजुनम मिलेगा, फिर इलियम मिलेगा, फिर कोलोन शुरू हो जाएगा, एसेंडिंग कोलोन, फिर आपका ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, और फिर आपका और आगे जाएगा कहाँ? डिसेंडिंग के बाद लास्ट में कौन सा कोलोन वो आएगा? एसेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग के बाद एक लास्ट वाला आएगा जो आपको एनल कैनाल और एनएस की ओर बढ़ेगा। यहां पर कहीं भी आपका भोजन अवरुद्ध हो रहा है तो ST25 पर उपचार देने से भोजन आगे बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? ST25 की ये अहमियत है कि कभी भी आपको लगे कि पाइलोरस से लेकर एसेंडिंग कोलोन तक कहीं रुका हुआ है, कहीं भी रुका हुआ है, तो आप ST25 पर उपचार दे दीजिए। पेट दर्द कोई होगा तो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर पेरिकार्डियम 6। अब देखिए, ये आपकी सड़क है, ये कहां से उसको वो वहां से शुरू किया, पाइलोरस से शुरू किया है और स्टमक वो एलाई पर आ गया। P6 क्या है? इट इज पैसेज पॉइंट ऑफ पेरिकार्डियम विद ट्रिपल वार्मर। दोनों का पैसेज, पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर पैसेज पॉइंट हम लोगों ने सुना है, दोनों एक दूसरे में ऊर्जा एक्सचेंज करते हैं। ये तो पैसेज पॉइंट है। पैसेज पॉइंट पढ़ती है ये, बोलिए एनीवन? जिंतु जी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। ये पैसेज पॉइंट वही है। पैसेज पॉइंट का कंसेप्ट यही है कि पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर के बीच में आदान प्रदान हो सकता है। यही नहीं इसका अर्थ है बेसिकली, मोटे में। तो जब भोजन छाती में अवरुद्ध हो तो P6 पर उपचार देने से भोजन आगे क्यों बढ़ जाता है। जब हम P6 पे कहते हैं कि यहाँ बहुत कंजेशन है तो P6 सिडेट कर देते हैं, तो हमारे ऊर्जा ऊपर से नीचे चली जाती है, हमारा काम बन जाता है, छाती में ऊर्जा हमारी कम हो जाती है, तो यानी हमारा दर्द कम हो जाता है। ठीक है, भारीपन हो जाएगा। तो यही वहां भी है। तो ये बहुत भोजन और ऊर्जा की छाती से नीचे के प्रवाह का निर्देशक है, ये डायरेक्टर है। क्या बोल रहे हैं इसको? डायरेक्टर। देखिए, वो सड़क है, ST25 सड़क है, ये क्या कौन है? ये डायरेक्टर है। और वो द्वार थे, नोट कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? द्वार है वो, वहां द्वार लिखा है, यहाँ लिखा हुआ सड़क, यहाँ लिखा हुआ निर्देशक, डायरेक्टर है ये। अब आप इन शब्दों से याद करिए, P6 इज द डायरेक्टर। भोजन को मुंह में लेने, चबाने, निगलने और अन्न नली के माध्यम से आमाशय के द्वार तक ले जाने का कार्य बिंदु ये करता है। अब आप नोट कर लीजिए, कहीं प्रॉब्लम हो रही है मुंह में लेने, चबाने, निगलने, अन्न नली में, तो पेरिकार्डियम 6 का पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। इस कार्य प्रणाली में व्यवधान होना P6 का उपचार करना चाहिए, भी करना चाहिए। यानी कहीं आपको लग रहा है कि चबाने में, निगलने में, अन्न नली में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पेरिकार्डियम 6 इज द डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होता है? बोलिए, डायरेक्टर कौन होता है?
कोई ड्रामा चल रहा है तो उसका डायरेक्टर कौन हुआ? जो सारे सारे एक्टर्स को और एक्ट्रेस का को कंट्रोलर होगा, कंट्रोल करे। हाँ कंट्रोल करता, बताता है कि कंट्रोलर तुम ये होगा। करना, तुमको ये करना है ना। वही कह रहा है, पेरिकार्डियम कह रहा है कि पेरिकार्डियम 6 पॉइंट, मुंह में भोजन को लिया, चबाना, निगलना, अन्न नली के माध्यम से भेजना, ये पेरिकार्डियम 6 का काम है। इस काम में जब आपको अगर मॉडर्न साइंस को मदद लेनी हो तो एक और पॉइंट हमारे पास आ सकता है। कोई बताना चाहेगा? मॉडर्न साइंस, बीएचबी, कोई पॉइंट होगा? कोई एक पॉइंट और है जो भोजन को चबाने निगलने के लिए जिम्मेदार है? मेडुला। सेमेस्टर 3 का पॉइंट है मेडुला का पॉइंट, यूबी10। यूबी10 भी भोजन सुपर को गवर्नमेंट है। निगलने निगलने है ना, इसका इस काम के लिए नियंत्रक कौन है? वोमिटिंग के लिए वही जिम्मेदार, वही निगलने की जिम्मेदार, तो वो यूबी10 कहलाता है, मतलब मेडुला ऑब्लांगाटा जिसको बोलते हैं वहां। तो मतलब अगर उसको मदद लेनी है तो पी6 के साथ यूबी10 भी, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है ना। ये डायरेक्टर है, नोट कर लीजिए, ये डायरेक्टर माने सबसे बहुत बड़ा पावरफुल आदमी है पी6, जिसको साधारण समझ रहे थे आप लोग, पी6 का वो डायरेक्टर निकला। पी6 CV12 ST36 तीनों मिलकर मिचली डकार वमन को ठीक करते हैं। क्यों नहीं ठीक करेगा? डायरेक्टर हो, कहेगा इधर जाओ, तुम्हारा रोल भी करो, रुको, बाद में तुम्हारी शूटिंग करेंगे, नहीं, यही पी6 काम है। तो पी6 CV12 ST36 तीनों मिलकर मिचली डकार वमन को ठीक करते हैं। अब आपको समझ में आ गया, कभी मिचली डकार वमन किसी को हो रहा हो तो 3 पॉइंट लगा दीजिए, आपको ठीक हो गया। तीनों सीडेट, पी6 सीडेट, CV12 सीडेट, ST36 से तात्कालिक रूप से। और ओवरऑल ठीक करना हो तो बाद में फोन करिएगा बाद में, लेकिन अभी उस समय सीडेट कर दीजिए, उसमें एनर्जी बढ़ी होगी ना। या अगर आपको आता हो देखना तो उस पॉइंट को, पी6 के पॉइंट को चेक कर लीजिए, जो भी एनर्जी हो दे दीजिए। उपरोक्त 10 बिंदुओं पर उपचार अलग अलग प्रकार के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स का किया जाता है। फंक्शंस ऑफ द फार्मूला कैसे? इट रेगुलेट्स द सेंटर। ये क्यों कर रहे हैं भाई? ये पेट में तो सेंटर हुआ। इट टोन्स द स्प्लीन, स्प्लीन को टोन करता है। इट rectifies the key by correcting its direction and thus corrects the contraction of food causing nausea, vomiting. It harmonizes the blood. It upbears the clear and downbears the turbid and excretes it from the body. ये it upbears the clear and downbears the turbid. टर्बिड को और बाहर फ्रॉम द बॉडी, टर्बिड को जो भी होगा बाहर ले जाता है और एक्सक्रीट करता है बॉडी से। कोई जो है जो बढ़िया होता है उसको तो ठीक रखता है, और डाउन बियर्स माने जिस जो अच्छा होता, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए, जो खराब है उसको बाहर और जो है उसको। इट रेगुलेट्स एंड रेक्टिफाइज द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। शरीर में की बॉडी फ्लूइड्स जब अपने निश्चित मार्ग ठीक है, इट रेगुलेट्स उपचार को शरीर में की एंड बॉडी फ्लूइड जब निश्चित मार्ग के विपरीत चलने लगते हैं तो मार्गोल्लंघन होता है। इस मार्गोल्लंघन को ठीक प्रक्रिया को रेक्टिफिकेशन, सुधारणीकरण कहते हैं। कंट्रावेक्शन या आउटर फ्लो, ठीक है, यहां तक हो गया। अब ये पॉइंट है, मान लीजिए जब कभी आपका कंट्रावेक्शन हो रहा हो तो कह रहे हैं 3 पॉइंट पर उपचार कर लीजिए। याद करिए यहाँ पर मिचली डकार वमन, अगर इसको ठीक करना हो तो इसको इसके लिए स्पेशली इसको सीडेट करिए, ठीक है।
जब इसको आप करना हो तो तुरंत सेडेट करिएगा। बाद में भले वो कह रहे हैं वो जो टोनिफिकेशन कहा है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अब आप जनरली आप करना हो, आप उसको टोनिफिकेशन से करेंगे तो सारी चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन यदि कोई प्रॉब्लम इसमें मछली डकार वमन को तात्कालिक हो चुकी हो तो आप भोजन को हमेशा उस समय सेडेट करिएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? बोलिए यस यस और नो, आगे बढ़े। यस सर, पहले सेडेट करना है, प्रॉब्लम आएगी तो बाद में टोन कर सकते हैं। बाद में वो कह रहे हैं कि देखिए जो पहला टोनिफिकेशन है वो कह रहे हैं पाचन पथ को ठीक करना है। आप ऐसे ठीक करना चाहें ये पॉइंट लगा लीजिए, आपका पाचन पथ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको उसी समय हुआ है तो उस समय ऊर्जा, देखिए मार्गोल्लंघन माने ऊर्जा बढ़ी होती है, याद करिए फंक्शन उसको मत भूलिए। मार्गोल्लंघन में, स्टैग्नेशन में, इन सब में ऊर्जा बढ़ी होती है, इसमें हमेशा सेडेट करना होता है। ये ठीक है। अब चलिए ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड एंड डिफिशिएंट स्टमक, हम लोग जितना कर सके कराते हैं। भी यूआरएस ज्वाइन कर चुके हैं क्या? नहीं है, अभी नहीं आए। ठीक। ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड एंड डिफिशिएंट स्टमक, आमाशय में ठंडक ऊर्जा की कमी का उपचार। यहीं तक रखें कि आगे चला, बताइए सर। पढ़ा दीजिए इसे कंप्लीट कर दीजिए। अब वो 7:05 हो गया, वो तुरंत आ जाएंगे ना, इसलिए बोल। सर नहीं आए अभी। चलिए आमाशय में चलिए नहीं है वो क्लास पर अभी नहीं आए हैं, हाँ आ जाएंगे। चलिए आमाशय में ठंडक ऊर्जा, अगर कहते हैं कि ये कैसे जाने कि कोल्ड डिफिशिएंट स्टमक है। ठीक है, सब समय मेन सिम्टम क्या आएंगे? सब समय थकान, बहुत थकान लग रही है। ऊर्जा सबसे पहले कहा गया कि अगर थकान बहुत लग रही हो तो पहले कौन सा ऑर्गन जिम्मेदार है? स्टमक, स्प्लीन ना? यस सर, स्प्लीन। और फिर लंग्स भी है, लेकिन लंग्स ऊर्जा को ट्रांसफर करेगा। लेकिन मान लीजिए आपने खाया नहीं, पिया नहीं और आपको होगा तो डिफिशिएंट स्टमक हो जाएगा। कोल्ड लगी हो, ठंडक लगी होगी तो पहले समय थकान इसी को लगेगी, स्प्लीन पर, और फिर लंग्स में भी जाएगा हमारा ध्यान। तो लेकिन लंग्स की अलग होगी, कोई इंटरनल एक्सटर्नल विंड हीट या विंड कोल्ड लगा होगा। यहाँ पर आपका जो है भोजन कम मिल जाएगा हो तो इसमें प्रॉब्लम, ये समझने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। तो सब समय थकान लगना, पेट और पेड़ों में इपीगैस्ट्रम को हमेशा समझे रही, ऊपर की तरफ होगा, में असहजता जो शौच के बाद बढ़ जाएगी। यानी ऊर्जा जो थी उसमें जो एनर्जी खर्च हुई स्टूल पास करने में, उससे और बढ़ जाएगी। मतलब जो असहजता, क्यों? अभी तो एनर्जी कम थी ही, उसमें क्या थी? ऊर्जा की कमी, क्या ना, ऊर्जा कमी है तो ऊर्जा कमी थी और आपके शौच बढ़ गई। मालिश करने से आराम मिलेगा, मालिश किया आपने तो ऊर्जा ठीक हो गई। भूख न लगना उसका कारण हो सकता है। गर्म भोजन और पेय पसंद करेंगे, पतले दस्त होंगे, हाथ पैर ठंडे होंगे, सादे पानी की उल्टी हो सकती है। ये उसके फर्स्ट ट्रीट CV12 द रूलिंग पॉइंट। क्यों? हम लोगों ने अभी कहा था कि रूलिंग पॉइंट CV12 है और ST36 ऑक्सिलरी पॉइंट। तो पहला पॉइंट CV12 फर्स्ट ट्रीट, ये रूलिंग पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ऑक्सिलरी पॉइंट ST36। इसमें उपचार के बाद दोनों बिंदुओं को मोक्सा के द्वारा सेका भी जा सकता है, इससे स्टमक की कोल्डनेस डिफिशियंसी ठीक होती है। देन ट्रीट, पहले कह रहे CV12 करिए रूलिंग पॉइंट, आप और कुछ मत करिए, इनमें CV12 में ST36 में अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर उसकी एनर्जी घट गई हो सकता है तो CV12 ST36 दोनों में मेथी लगा दीजिए तो भी ठीक होगा। देन फिर उसके बाद मोक्सा, या जिसको बोलते हैं हमारे मोक्सा द्वारा नहीं कहते, हमारे कहते थे अदरक से, अदरक कहते हैं ना, अदरक से कर कुछ लोग मोक्सा कर रहे हैं। अदरक उसको कूट करके गर्म कर लीजिए और उसको उस पॉइंट पर CV12 के पॉइंट पर स्पर्श मत कराइए, बस उसी के पास रखिए तो उससे गर्मी मिलेगी। उसी तरह ST36 पर रखिए तो वहां भी आप कर सकते हैं। जब ये डिफिशियंसी ठीक हो जाएगी देन ट्रीट P6, वही वाले पॉइंट याद करिए जो पॉइंट बाकी बचे हैं, P6, CV13, CV10, CV6, ST25 LRR, टोन ऑल पॉइंट्स। वही 10 पॉइंट का जो उपचार उन्हीं के बाद कर रहे हैं। पहले CV12 करिए, फिर ST36 करिए और इस समय पहले थोड़ा ठीक कर लीजिए। जब ये हो जाए तब तीसरे
ट्रीटमेंट शुरू करिए। P6 V12 जो 10 पॉइंट बचे हुए हैं वो 2 पॉइंट यहाँ तो 8 पॉइंट ये होंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 पॉइंट और रह गया कोई। 2 3 4 5 6 7 8 पेरिकार्डियम का P6 का ऊपर P6 दोनों तो पॉइंट था ना, P6 दोनों पॉइंट थे। अच्छा ST 36 ऐसी। सर वो राइट एंड लेफ्ट करके लिखा है ना, तो वो तब 10 होते हैं। हाँ वो लेफ्ट राइट दोनों करना पड़ेगा। वो पॉइंट सारे पॉइंट कर लीजिए, मतलब बता रहे हैं वही कि वो उस तब उपचार करिए। वो शेष 10 पॉइंट जो है, शेष जो 8 पॉइंट 2 पॉइंट हो गए, अब शेष 8 पॉइंट लगा दीजिए ये वाले, ठीक है। वो सब लगाने को 10 पॉइंट फार्मूला का सिस्टम है, समझ लीजिए। ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया, पेट दर्द में दर्द। अब यही तो रुक जाए, तिवारी जी तो आ चुके हैं। तिवारी जी का स्वागत है। आ गए ना तिवारी जी? प्रणाम सर। जी सर। तिवारी जी का स्वागत है। तो हम लोग यहीं पर रखते हैं भी, हमारा ट्रीटमेंट दो हो गया, तीसरे पर हम लोग चलेंगे आगे। हम लोग इसको थोड़ा सा धीमे इसलिए चल रहे हैं ताकि हम लोग और अच्छी तरह से समझ लें। केवल आप नहीं समझ रहे हैं, हमको भी समझ में आना, हम भी समझ रहे हैं। हमको आता अधिक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी आप लोगों के साथ हम भी सीख रहे हैं। तो धीरे धीरे तो खेमका सर को हम लोग याद करेंगे, क्यों? उनकी एनर्जी के लिए। कितनी बढ़िया किताब है। कौन सी थी ये किताब ट्रीटाइज 8 में श्रवण कुमार जी का स्वागत पहले तो कर चुके हैं हम लोग, तो हमारे प्रमोटर हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि खेमका सर ने इतने लोगों के शोध ग्रंथों के अध्ययन के उपरांत एक किताब लिखा, हमारी भाषा में लिखा, हमको साधारण शब्दों में लिख दिया ताकि हम उसको बढ़िया समझ जाएं और हम लोग टोनिफिकेशन सिडेशन के माध्यम से अपनी बात रख सकें और हम उपचार कर सकें। तो हम लोगों को उनका शुक्रगुजार होना है। उनकी ऊर्जा को प्राप्त अगर कर लें, हम किसी रूप में प्राप्त करें, किसी रूप में ऊर्जा को प्राप्त करें ज्ञान के आधार पर, तो उसको ट्रांसफर करने का प्रयास जरूर करिएगा। जितने लोग बैठे हुए हैं सबसे मेरा यही आग्रह है कि इसको मुख्य धारा में सबको लाइए। केवल अपने को, आप अपने को उन्नति करके कोई नहीं हो, सभी के हेतु सुखकर हो अगर मेरा उदय भी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये भावना नहीं होगी तो थेरेपी नहीं बढ़ेगी। हम भले बढ़ जाए, इंडिविजुअल बढ़ सकता है, थेरेपी को आगे बढ़ाना है तो सबको एक साथ लेके चलना है, सबको एक साथ बढ़ना है, तभी थेरेपी बढ़ेगी और तभी खेमका सर का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर तिवारी जी के साथ हम लोग फिर जुड़ते हैं।